नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके जो प्रश्नावली 12 है उसके बारे में, वर्त के बारे में। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन बात करते हैं, जो सबसे पहला वीडियो होता है प्रश्नावली का, उसके अंदर उसके जो बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में। तो इस पार्ट को आप जरूर पूरा देखिएगा, एक एक शब्द आपको पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं प्रश्नावली अगर आपको 12वीं बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप इसको आसानी से सीख पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपन इसमें बेसिक और इसके अंदर कुछ परमें और कुछ अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 12 वर्त के बारे में। तो पहले इसका देख लेते हैं कुछ बेसिक। तो देखते हैं वर्त के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है कि वर्त किसे कहते हैं। ये है एक वर्त, यानी आपने चूड़ी देखी होगी, जो चूड़ी का काज होता है, ये क्या है, वर्त। वर्त अपन प्रकार को रख के बनाते हैं और जहां पर प्रकार रखते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्त का ये होता है केंद्र। ये क्या है, वर्त का केंद्र। ठीक है, इस केंद्र और ये जो गोल वाला भाग है, यानी जो कांच की चूड़ी देखी है, ये जो भाग होता है ये पूरा ये कहलाता है परिधि। ये क्या कहलाता है, परिधि, वर्त की परिधि। देखो, ये केंद्र और परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये जो केंद्र, ये केंद्र O है और ये परिधि, ये यहाँ पे देखो कहीं पे भी टच कर दो तो ये जो चीज होती है इसको कहते हैं केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो देखो अपने यहाँ पर इसके अंदर 3 पॉइंट देखे हैं। पहले जो एक गोल आकृति होती है उसको वर्त कहते हैं। ठीक है, वर्त पर जो बीच का एकदम बिंदु होता है, वर्त के एकदम बिल्कुल बीच का बिंदु, उसे अपन क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर वाला गोला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, परिधि। और ये जो भाग है ये है त्रिज्या। देखो, इसके कंपेयर करते हैं अपने साइकिल के टायर से। किसके, साइकिल के टायर। तो देखो, साइकिल का टायर होता है, इसके अंदर बीच को बीच एकदम धुरी होती है और यहां से ये ताड़ियां लगी होती है इसकी। ठीक है, इस तरह से ये ताड़ियां लगी होती है। ठीक है, तो ये जो बाहर रिंग वाला भाग है, बाहर वाला रिंग बोलते हैं जिसको, वो भाग है, वो तो होता है इसकी परिधि। ठीक है, बीच की जो धुरी होती है जहां से टायर घूमता है जिसके अंदर से, वो होता है उसका केंद्र। और ये जो ताड़ियां लगी होती है जिसको अपन ताड़ियां बोलते हैं, ये होती है एक त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक एक तार का टुकड़ा लगा होता है जिसको अपन उसकी ताड़ियां बोलते हैं, ये क्या होता है, इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो ये इसके बारे में देखा। अब देखते हैं अपन इसके आगे एक और एक वर्त देखते हैं। ये एक वर्त है, इसका केंद्र है। ठीक है, अगर अपन केंद्र में वर्त के अंदर क्या करें, यहां से जाते हुए दोनों तरफ परिधि को टच करें, केंद्र से जाते हुए ऐसी लाइन खींचे जो परिधि को तो इस भाग से भी टच कर रहा है और इस भाग से भी, परिधि को दोनों भागों पे केंद्र से जाते हुए टच करें। वो कैसे भी खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाता है व्यास। ये क्या कहलाता है, वर्त का व्यास। वर्त का व्यास होता है। इसके बाद में देखो एक और देखेंगे। अगर अपन किसी वर्त के अंदर, इसका केंद्र हो गया, बिना किसी दो परिधि को सिर्फ 2 भागों को टच करने वाली, केंद्र से नहीं जाए और कहीं से भी जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन जीवा। कहीं से भी खींच दो तो ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, वैसे तो इसको भी अपन एक जीवा ही कहेंगे। ये जो है परिधि को दोनों भागों को टच करने वाली रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा क्या कहलाती है, जीवा ही कहलाती है। ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। यानी होती तो ये भी एक जीवा ही है और वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, जीवाएं हैं। ठीक है, सारी की सारी क्या है, जीवाएं। आप वर्त का व्यास ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो। ये सारे वर्त के क्या है, व्यास, दोनों तरफ परिधि को टच कर रहा है। इसके बाद में देखते हैं ये जो वर्त है, ठीक है, इसका इतना सा टुकड़ा लेते हैं तो ये कहलाता है वर्तखंड। क्या कहलाता है, वर्तखंड, यानी वर्त का टुकड़ा। यानी मान लो कांच की चूड़ी होती है, उसका इतना सा भाग टूट जाता है तो वो कहलाता है, वैसे तो चूड़ी का हिस्सा कहते हैं, यानी चूड़ी का खंड, तो यहाँ कहेंगे वर्त का खंड। देखो, ये इधर भी बन रहा है, एक बड़े वाला हिस्सा भी बन रहा है, एक तो इतना सा बनेगा, एक इतना टुकड़ा और बनेगा कांच का, तो ये होता है लघु वर्तखंड। लघु का मतलब छोटा वर्तखंड, ये हो गया लघु वर्तखंड। और ये इधर वाला भाग है, ये क्या है, दीर्घ वर्तखंड। दीर्घ वर्तखंड। ये देखो लघु वर्तखंड होता है, मतलब ये छोटा सा टुकड़ा। अगर मान लो इतने से टुकड़े को अलग करते हैं तो ये हो गया लघु वर्तखंड। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग, इतना बड़ा भाग रहा था, ये अलग जो भाग किया था, ये क्या है, ये है दीर्घ वर्तखंड। 2 टुकड़े अपने पास अलग अलग हो गए, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड।
इसके बाद में अपन एक और चीज सीखते हैं। अगर मान लो वर्त के अंदर कोई बिंदु होता है, यह वर्त का अंदर वाला भाग कहलाता है अभ्यंतर। क्या कहलाता है? अभ्यंतर, यानी अंदर का भाग। और इस वर्त से बाहर वाले किसी भी वर्त का बाहर भाग है तो उसको कहें बहिर्भाग। क्या कहलाते हैं? बहिर्भाग। अंदर वाले भाग को तो अभ्यंतर कहते हैं और बाहर वाले भाग को बहिर्भाग कहते हैं। बाहर वाले भाग को बहिर्भाग और वर्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं। इसके बाद देखो, जो वर्त है, मान लो कोई वर्त है, ये वर्त है, इसके वर्त के केंद्र से ऐसी रेखा खींचे जो त्रिज्या से बड़ी हो। जो त्रिज्या से बड़ी हो तो हमेशा और हमेशा रेखा कहां जाएगी? वर्त से बाहर जाएगी, वो वर्त के बाहर बनेगा हमेशा। अगर इस रेखा को केंद्र से ऐसी रेखा खींचे जो त्रिज्या से बड़ी हो, केंद्र से खींचनी है, तो वो वर्त के बाहर जाएगी, यानी कहां पर होगी? बहिर्भाग में। यानी वो बिंदु कहां होगा? बहिर्भाग में। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी, दोबारा से रिपीट करते हैं इसको फटाक से। देखो, वर्त होता है एक, जिसके अंदर बीचों बीच बिंदु होता है, उसको केंद्र कहते हैं। जो बाहर वाला गोल वाला भाग होता है उसको परिधि कहते हैं। और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में वर्त को दो भुजाओं पर टच कर, वर्त को दो बिंदुओं पर टच करने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। अगर वो जीवा केंद्र से जाए और दोनों तरफ टच करे तो उसको कहते हैं अपन व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी क्या होती है? व्यास। उसके बाद में देखो, ये जीवा है। अब देखो, वर्त के अगर मान लो कोई वर्त का टुकड़ा हुआ इतना सा, तो उसको कहते हैं वर्तखंड। अब एक वर्त को काट देते हैं, मान लो इस वर्त को आपने काट दिया था, यहां से ऐसे काट दिया था, तो एक भाग अलग हो गया, नीचे वाला इतना सा और ऊपर वाला अलग। तो ये छोटा भाग है, तो इसको क्या कहते हैं? लघु मतलब छोटा वर्तखंड, और दीर्घ मतलब बड़ा, यानी लघु वर्तखंड और छोटा वर्तखंड। अगर कोई बिंदु वर्त के अंदर है, मान लो ये बिंदु इसके अंदर है, यानी केंद्र हमेशा वर्त के अंदर होता है, तो अभ्यंतर बिंदु। ठीक है, अभ्यंतर भाग में। और कोई बाहर बिंदु है तो उसे क्या कहेंगे? बहिर्भाग में। ठीक है। इसके बाद में एक और देखेंगे इसके बाद में कि अगर वर्त को ऐसा चाप खींचे दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इधर वाला चाप ऊपर वाला चाप है, उतना का उतना ही नीचे वाला चाप है, तो इसको क्या कहते हैं? अर्धवर्त। अर्धवर्त। अर्धवर्त यानी ये भी उतना ही है जितना क्या है? ये है। नीचे वाला चाप है, इसकी लंबाई, ये यहां से आप यहां की लंबाई ले लो, चाहे ये और चाहे ऊपर वाली ले लो, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो अपन इसको कहते हैं अर्धवर्त यानी आधा वर्त। अर्धवर्त को मिलाने वाली रेखा अगर खींच दे यहां से, तो ये हमेशा और हमेशा केंद्र से जाएगी, और ये क्या होती है? व्यास होती है। ये हमेशा और हमेशा क्या है? व्यास। यानी व्यास क्या करता है? वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है हमेशा। व्यास क्या करता है? वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी अर्धवर्त। अर्धवर्त बनाने के लिए कौन सी रेखा बनती है? व्यास होती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक। इसके बाद अपन देखते हैं अपन प्रश्नावली के कुछ सवाल। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्नावली 12.1 के जो महत्वपूर्ण सवाल है। पहले ये दिया है आपको रिक्त स्थान यानी खाली स्थान दिए हुए, लेकिन आपको ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, तो इसलिए इनको करते हैं अपन, जरूरी करते हैं। और इस साथ में आपके जो 1 नंबर का इसमें से प्रश्न आता है वो भी काफी हद तक इसमें से क्लियर हो सकता है। तो देखो, पहला खाली स्थान क्या दिया हुआ है? वर्त का केंद्र वर्त के में स्थित होता है, बहिर्भाग में होता है या अंदर भाग में? तो हमेशा हमेशा वर्त का केंद्र तो अंदर ही होगा, तो क्या लिखेंगे? अभ्यंतर। कहां पर होता है? वर्त का केंद्र हमेशा वर्त के अंदर स्थित होता है। अंदर का मतलब अभ्यंतर, और जो बाहर होता है उसको बहिर्भाग कहते हैं। एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। अभी आपको पहले बेसिक के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। देखो, तो देखो आपको कहा हुआ है एक वर्त है जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से बड़ी है। त्रिज्या इतनी होती है, अब इससे भी बड़ी है, तो इससे भी बड़ी है, तो कहां चला जाएगा? ये बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो आगे देखो क्या है? तो वर्त के में स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा? बहिर्भाग या अंतर्भाग? बाहर है, तो इसको क्या लिखेंगे? बहिर्भाग। तो वो होगा बहिर्भाग में स्थित होगा। अगला देखो, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की क्या होती है? व्यास होती है। आपने अभी अभी कर चुके थे। वर्त की सबसे बड़ी, ये यहां से रेखा खींचते हैं, केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसको अपन व्यास कहते हैं। व्यास वर्त की सबसे बड़ी भुजा केंद्र से गुजरती है, सीधी रेखा होती है, दोनों तरफ परिधि को टच करती है और केंद्र से जाती है, और केंद्र से जाने वाली जो दोनों तरफ परिधि को टच करे उसे अपन व्यास भी कहते हैं। अगला देखो, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के हों, यानी ये क्या है? इधर वाला एक व्यास का सिरा इसका, यानी इतना इतना टुकड़ा वर्त का ये व्यास है, और इतना का इतना एक और होगा, तो अर्धवर्त होगा। क्या होगा? अर्धवर्त।
तो क्या होगा वो अर्धवर्त। तो जिसके सिरे व्यास के होते हैं, यानी व्यास क्या करता है, वर्त को दो बराबर भागों में, देखो ये व्यास, ये त्रिज्या, इसको दो वर्त है, इसको दो बराबर भागों में बांटा, ये व्यास हो गया यहां से यहां तक। अब ये व्यास है, तो ये और ये क्या होंगे, अर्धवर्त, यानी आधे आधे वर्त हो गए। इसके बाद अगला देखो, एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है उसे तीन भागों में विभाजित करता है। एक वर्त जिस तल पर स्थित है उस तल को तीन भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में, तीन भागों में विभाजित करता है। तो देखो आपको ये सारे के सारे एक एक नंबर आपको क्लियर करा सकते हैं, तो दो एक को दोबारा से रिवाइज। केंद्र हमेशा वर्त के अभ्यंतर में होता है, और जो बिंदु त्रिज्या से केंद्र से अधिक दूरी पर है, त्रिज्या से भी बड़ा ज्यादा दूरी पर है, तो वो बहिर्भाग में। वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। उसके बाद क्या है, जो चाप व्यास के सिरों से बनता है उसे अर्धवर्त कहते हैं। और एक वर्त क्या करता है, किसी भी तल को कितने भागों में विभाजित करता है, तीन भागों में। तो ये अपना पहला सवाल, इससे कांसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो इसको आप अच्छी तरह कर लीजिए। इसके बाद में देखते हैं अपन अगला सवाल, जिसके अंदर अपने बात करनी है सत्य और असत्य, यानी कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। तो ये भी अपने क्या करेगा, बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, जो अपने माइंड के अंदर ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो अपन सही तरह से उसका आंसर नहीं दे पाते, तो वो सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर करवा देगा। तो पहला सवाल देखो, केंद्र को वर्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली, यानी केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा वर्त की, मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होता है। यानी केंद्र पर स्थित, ये देखो केंद्र से, ये केंद्र हो गया और ये परिधि पर स्थित कोई बिंदु हो गया, यहां से मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये क्या है, सत्य। केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, एक वर्त में समान लंबाई के चाप जीवा होती है। क्या समान लंबाई के चाप है उनको जीवा कहते हैं, तो चाप को तो वैसे ही जीवा नहीं कहते, तो ये क्या हो गया, असत्य। ये क्या हो गया, असत्य। अगला देखो, यदि एक वर्त को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होगा। क्या, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़े वाला चाप, तो नहीं, वो कौन सा होगा, असत्य है। अब ये असत्य कौन है, देखो इसको, यानी आपने क्या किया, एक वर्त बनाया और एक, दो और ये तीन, ये वाला टुकड़ा एक हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया और तीसरा टुकड़ा, क्या ये दीर्घ चाप है, क्या नहीं है। दीर्घ चाप कौन से होते हैं, वो चाप जो अर्धवर्त से क्या हो, बड़ा हो। जो अर्धवर्त से बड़ा चाप हो वो दीर्घ चाप कहलाता है। तो ये तो अर्धवर्त से बड़े हैं ही नहीं, ये तो तीनों क्या हैं, छोटे हैं अर्धवर्त से, क्योंकि अर्धवर्त क्या होता है, आधा भाग, तो आधे भाग से छोटे हैं, तो इसको क्या कहेंगे अपन, लघु चाप कह सकते थे, लेकिन दीर्घ चाप नहीं, तो ये असत्य हो गया। अगला देखो, एक वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है वर्त का व्यास कहलाती है, तो बिल्कुल सत्य है। ये क्या है, सत्य है। यानी त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है, व्यास। यानी त्रिज्या तो यहां से यहां तक होती है, तो सामने से भी इतनी रेखा मिला दी जाए तो ये क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो ये क्या हो गया, सत्य है। अगला देखते हैं, वर्त एक समतल आकृति है। वर्त एक समतल, समतल का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दो ही होती है। अब आप कहेंगे आयत की तो ना, वर्त की तो ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। देखो आप क्या करेंगे, कागज को काट लेंगे, कागज को काटने पर इस तरह से आकृति रखिए, द्विविमीय आकृति, यानी जिसका, अब देखो इसको इस तरह से आकृति में, तो ये x और y दो मान आएंगे इसके, इधर x और y ग्राफ में ऐसे आएगा, ठीक है। यानी अपन किसी कागज को काटने पर रखे तो सीधा सीधा समतल पे ऐसे रख सकते हैं। तो इसको यहां से मान लो इतनी लंबाई होगी इसकी, ठीक है, और इतनी सी क्या होगी, चौड़ाई। तो दो चीजें आ रही है, जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई आती है, तो वो क्या है, समतल आकृति है या द्विविमीय आकृति है। तो ये भी क्या है, सत्य है। समतल या द्विविमीय आकृति जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है। वैसे तो आयत के अंदर त्रिज्या होती है, लेकिन ये आयत यहां से लेके यहां तक है, तो इसकी ये लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, तो फिर ये द्विविमीय आकृति है। उसके बाद देखो, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक के स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर स्थित होता है, व्यास कहलाता है। देखो ये क्या कह रहा है, एक बिंदु से, यानी आपने क्या किया, कोई एक बिंदु ले लिया, ठीक है, इससे अचल दूरी पर, यानी बराबर दूरी पर कोई बिंदु लिए, ये बिंदु इससे बराबर दूरी पर सारे बिंदु ले लिए, तो ये देखो बराबर दूरी पर बहुत सारे बिंदु लिए, तो ये इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक व्यास बनेगा, क्या नहीं, वर्त बनेगा एक। तो ये क्या हो गया, असत्य। व्यास नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, वर्त होगा। अगर व्यास है तो फिर ये असत्य हो गया। एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होते हैं, उनसे लाइन खींचे तो क्या बनेगा, वो सारे के सारे एक वर्त बनेगा, बाहर व्यास नहीं बनेगा। इसके बाद में देखो अगला है, उसको देखते हैं 7वां पॉइंट,
वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है वह जीवा। तो पहले तो बात ही है जीवा किसे कहते हैं, जो केंद्र को दोनों भागों पर टच करे, और दोनों भागों पर टच करता है जिसके ऊपर केंद्र स्थित होता है वो त्रिज्या नहीं क्या कहलाता है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। तो ये भी क्या हो गया, असत्य। तो देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए अपने, कि कोई अपने मान लो दिमाग में डाउट आ रहा था तो वो सारे के सारे क्या हो गए, इससे क्लियर हो गए। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 12.1, आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जो अगली प्रश्नावलियां हैं वो बहुत सारे आपको दिमाग के डाउट है वो इसके अंदर से काफी हद तक क्लियर हो गए। तो आगे वाली प्रश्नावलियां जैसे 12.2, 3 और 4 वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।